प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण कक्षा 7 के पाठ नंबर 17 अपठित गद्यांश का पठन पाठन करते हैं। अपठित गद्यांश का वह अंश होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो, मतलब ये हमें वहीं पे जाके जब हम अपनी परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा में हमें यहाँ पे अपठित गद्यांश मतलब ये हमने पढ़ा नहीं होता, हमें वहीं पे जाकर पढ़ना होता है और उसको पढ़ने के बाद उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा है, वे इसका अभ्यास किया है। अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से विद्यार्थियों में गद्य के भाव को समझकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ व्याकरण संबंधित ज्ञान में भी वृद्धि होती है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। आजकल महंगाई के दौर में व्यक्ति सीमित आय के कारण महंगी महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय उसके लिए वरदान साबित होते हैं। जो विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं वे पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अध्ययन करते हैं। इसी कारण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, धर्म, राजनीति तथा प्रसिद्ध लेखकों और कवियों द्वारा लिखित वे पुस्तकें भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं जो प्राय सुगमता से नहीं मिल पाती। पुस्तकें हमारे विचारों तथा चिंतन को सुदृढ़ बनाती हैं, हमारे चरित्र का विकास करती हैं तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न कराती हैं। इस दृष्टि से पुस्तकें हमारी परम मित्र हैं। पुस्तकालय हमारे लिए तभी सुलभ व लाभकारी हो सकते हैं जब हम वहां के नियमों का पालन करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम वहां शांति बनाए रखें तथा पुस्तकों को बिना क्षति पहुंचाए समय पर वापस कर दें ताकि अन्य लोगों को भी वे पुस्तकें उपलब्ध हो सके। बच्चों में बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमारे देश में यह बड़ी दुखद स्थिति है, यहाँ बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं है। इस दिशा में अभिभावकों तथा शिक्षकों को ही प्रयास करके उनमें पुस्तकों के प्रति रुचि जगानी होगी। तो बच्चों, आइए इस पे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। पुस्तकालय किनके लिए वरदान है? तो आपको पता है आजकल महंगाई का दौर है, हर कोई महंगी महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए पुस्तकालय जो है वो वरदान है। तो इसका उत्तर क्या लिखा है? जो महंगाई के दौर में महंगी पुस्तकें खरीद कर नहीं पढ़ सकते उनके लिए पुस्तकालय वरदान है। पुस्तकालय में किन किन विषयों की पुस्तकें मिलती हैं? लगभग सभी विषयों की पुस्तकें हमें पुस्तकालय से मिल जाती हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध होती हैं। पुस्तकें हमारी परम मित्र हैं। कैसे? पुस्तकें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, चरित्र का विकास करने के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती हैं तथा विचारों व चिंतन को सुदृढ़ बनाती हैं, इसलिए ये हमारी परम मित्र हैं। बच्चे पुस्तकें पढ़े इस दिशा में किसे प्रयास करना चाहिए? बताइए। अभी हमने पढ़ा है ना, अभिभावकों तथा अध्यापकों को या हमारे शिक्षक गणों को। पुस्तकालय शब्द का अर्थ लिखो तथा अर्थशास्त्र का वर्ण विच्छेद करो। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर और अर्थशास्त्र में जब आप इसका विच्छेद करेंगे अ, र, थ, अ, श, आ, स, त, र, अ। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और गद्यांश दिया है जिसे पढ़कर आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आओ अब लिखें। नीचे दिए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता आवश्यक है। बस और रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है, परंतु विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है।
यदि कभी यह महसूस हो कि जिनके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर गद्यांश में जैसे हमने पढ़ा है, हमें विनम्रता के बारे में बताया गया है, उसकी महत्ता को उजागर किया गया है। आइए देखते हैं इस पे कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। हमें अपने कर्म में विनम्रता किस प्रकार दिखलाना चाहिए? हमें अपने कर्मों में विनम्रता इस प्रकार दिखलानी चाहिए कि जब हमारे घर कोई आए तो हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। बड़ों के बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हम हमारे व्यवहार में विनम्रता किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? महिलाओं के प्रति जब हम बस या रेल में जाते हैं तो अगर कोई महिला खड़ी है तो हमें अपनी सीट उन्हें दे देनी चाहिए, क्योंकि यह शिष्ट आचरण के लक्षण है। विनम्रता और दीनता में क्या अंतर है? विनम्र रहकर बच्चों हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम विनम्रता दिखा रहे हैं और कोई हमें दीन समझता है तो हमें उसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से ऊपर के अनुच्छेद के प्रसंग में एक ही ठीक है, उसे खोजकर उस पर सही का निशान लगाना है। विनम्रता का प्रदर्शन हम केवल वाणी से कर सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, हम अपने कर्म के द्वारा भी विनम्रता का प्रदर्शन कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति हमारा व्यवहार में विनम्रता अवश्य होनी चाहिए। विनम्र बनकर हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी है। तो इसमें से कौन सा सही है बच्चों? इसमें से महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में विनम्रता अवश्य होनी चाहिए, और दूसरा विनम्र बनकर हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। ये दोनों ही ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों? विनम्रता का महत्व। बाकी गद्यांश आप स्वयं पढ़ेंगे और इनका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में करेंगे। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरे कत्थई रंग की धारियां बहुत सुंदर लगती हैं। इसका मुंह छोटा होता है और इसकी गर्दन पर आयल नहीं होते। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली नहीं होती। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी कभी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। बाघ चालाक और धूर्त पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी उससे अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पशुओं में सुफुर्ती के लिए प्रसिद्ध है। यह दिन में कभी शिकार नहीं करता और अपनी मांद में छिपा आराम करता है। यह रात्रि के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। वन से लगे गांव में जाकर भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को उठाकर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे मारकर खाता है। बाघ चतुराई, स्फूर्ति, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दो। तो इसका हम लिख सकते हैं शीर्षक बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये अब आप सबको पता है बच्चों, कौन है? यस, बाघ। बाघ के शरीर पर किस रंग की धारियां होती हैं? बाघ के शरीर पर कत्थई रंग की धारियां होती हैं। बाघ किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ अपनी सुफुर्ती के लिए प्रसिद्ध है। बाघ शिकार कैसे करता है? यह रात में शिकार करता है। वन से लगे हुए गांव में जाकर भेड़, बकरी, गाय आदि को उठा लाता है और उन्हें मारकर फिर खाता है। इसके साथ यह पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।